हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? एक बार अपने कमेंट दोस्तों एक बार कर दीजिएगा और उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज आपका मॉडल पेपर कौन सा है दोस्तों? आप सभी को पता है मॉडल पेपर नंबर 8 है आज अपना। 8वां मॉडल पेपर आज हम करने वाले हैं दोस्तों, जिसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास रहने वाले हैं। और दोस्तों 30 इंटू 10 कर लो, 300 प्रश्न अगले दोस्तों 1 घंटे के अंदर हम कवर करेंगे। आप सभी को पता है, अपने खाली नोटबुक लगा ली होगी इस मॉडल पेपर के रिगार्डिंग। और बता दूं, आपके कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर पशु परीक्षर के लिए और सीईटी के लिए और आपके लिए दोस्तों सीईटी के अंदर दोस्तों अलग से मैं वीडियो आपको डालकर बता दूंगा क्या अलग है और क्या सेम है पशु परीक्षर में दोस्तों। वो ठीक है ना, वो स्लाइड अलग से आपकी बनाकर बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस मॉडल पेपर का दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है दोस्तों? बूंदी जिला, झुंझुनू जिला, धौलपुर, करौली दोस्तों, या कौन से जिले के अंदर सूर्योदय सर्वप्रथम पहली बार दिखाई देता है दोस्तों? वो आपको बताइए। तो सभी को पता है अपना धौलपुर कौन सा पूर्वी जिला धौलपुर ही तो है। अरे पूर्वी जिला धौलपुर ही तो है। और यहाँ पर अपने सूर्योदय सबसे पहले होता है दोस्तों। अब धौलपुर की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1806 ईस्वी के अंदर दोस्तों। 1806 ईस्वी के अंदर एक हिंदू थे कीर्त सिंह, उनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों 1982 के अंदर धौलपुर जिला बना था दोस्तों जिले के रूप में। ये अपने राजगढ़ तहसील हो गई, अपने जो सरमथुरा हो गई, बारी हो गई और बसेरी, इस तहसीलों से बनकर दोस्तों बनता है। और ये भरतपुर का ही भाग था पहले। पहले किसका भाग था? भरतपुर का भाग था दोस्तों। ठीक है। ये इसकी सीमा किसके साथ लगती है? आपके आप सभी को पता है क्या? धौलपुर की सीमा, धौलपुर और भरतपुर और एक नया जिला दोस्तों और कौन सा है वो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है दोस्तों। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा। लाल नाथ जी ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के संत थे दोस्तों? गुदड़ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, या जसनाती, या नेवल? बताओ दोस्तों, जल्दी से अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। कौन से संप्रदाय से थे लाल नाथ जी? किस संप्रदाय के संत थे दोस्तों? आपको यही पूछा है। और यह है आपके जसनाती संप्रदाय के संत थे दोस्तों। लालदास जी का जन्म कब होता है? 1540 के अंदर दोस्तों अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पर? कौन से वर्ग के अंदर? अलवर के अंदर। धूलड़ी या धूली दूब गांव है दोस्तों, वहां पर होता है आपका। ठीक है। इनके पिता का नाम था चांदमल जी दोस्तों। चांदमल इनके पिताजी का नाम था और समदा इनकी माता का नाम था दोस्तों। और जसनाती संप्रदाय के अंदर कुल कितने नियम है? 36 नियम कुल है दोस्तों। ठीक है। और इसका कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, अग्नि नृत्य आपका। जसनाथ ने दोस्तों जातिवाद का एकदम दोस्तों विरोध किया था। जसनाथ जो लोग हैं या जसनाथ जी ने दोस्तों खुद ने। और उनके 36 नियम आपको याद रखना है। और जिसके अंदर दोस्तों भक्ति किस प्रकार के? निर्गुण और निराकार। भक्ति का आधार पूछे तो दोस्तों, आस्था पूछे तो आपकी निर्गुण और निराधार, सॉरी निराकार, ये दोस्तों। ठीक है ना। चलो, नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। जो लाल लाल जी का जन्म 1540 अलवर के अंदर, चांदवल इनके पिता का नाम, समुदाय इनकी माता का नाम, जसनाती संप्रदाय के अंदर 36 नियम, विष्णु संप्रदाय के अंदर 29 नियम। ठीक है। अग्नि नृत्य इनके अंदर किया जाता है निर्गुण निराकार। और जसनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और विष्णु संप्रदाय के जाम्बोछी दोस्तों, इनका मेला कहाँ पर लगता है? कमेंट करके आपके आंसर आने चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट दोस्तों मैंने हर चीज बता रखी है। अब दोस्तों बार बार इतनी चीजों को बेसिक से नहीं बताया जा सकता। चलो, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? करणी माता, जीण माता, आई माता, संकराय माता, या सकराय माता? करणी माता आपका बीकानेर, जीण माता रेवासा सीकर, सकराय माता दोस्तों जो उदयपुरवती या झुंझुनू कर लो दोस्तों डायरेक्ट, झुंझुनू। आई माता बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
और बिलाड़ा का संबंध दोस्तों, तो बिलाड़ा का आई माता से संबंध हो जाएगा बस। जिला पूछा है या गांव पूछा दोस्तों, तो बिलाड़ा गांव। राजस्थान की दोस्तों पवित्र नगरी के नाम से बिलाड़ा गांव को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, विश्वेश्वरराय नाथ रेऊ, रामकर्ण अशोका, मुनिजीन विजय। कौन है दोस्तों इसके? आप बताइए दोस्तों जल्दी से अपने प्यारे प्यारे आंसर दोस्तों। रामकर्ण अशोका की कुछ रचनाएं दोस्तों, एक तो रचना है परंपरा, एक है दोस्तों मारवाड़ी, हिंदी में श्री जो भागवत है, इसका अपने गीत का अनुवाद किया था इन्होंने दोस्तों, रामगढ़ अशोका ने भी यही किया था दोस्तों। नाथ रेऊ ने दोस्तों क्या किया था? बताओ इनकी। एक तो राजा भोज रचना है इसकी, राजा भोज इनकी रचना ही है दोस्तों। एक मारवाड़ का इतिहास इन्हीं की रचना है, मारवाड़ का इतिहास, ठीक है। और भारत के प्राचीन राजवंश दोस्तों, ये भी इनकी रचना है, भारत के प्राचीन राजवंश, ये भी इन्हीं की रचना है दोस्तों। मुनि जिन विजय दोस्तों, ये किसकी है? इनकी रचनाएं दोस्तों कुछ है, प्रबंध चिंतामणि। कौन सी मणि? प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। एक हो जाएगी प्रबंध कोश, कौन सी कोश? प्रबंध कोश। और दोस्तों एक उनका जो पुराण प्रबंध संग्रह, पुराण प्रबंध संग्रह, ये इनकी रचना हो जाएगी। और आपके भारत के भारतीय प्राचीन जो लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है दोस्तों, वो आपके जी.एच. ओझा या गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। इनका जन्म दोस्तों आपके कब होता है? 15 सितंबर 1800 अपने 63 को, और मृत्यु 17 अप्रैल 1947 को दोस्तों। सिरोही जिले के अंदर जन्म होता है, जो रोहिड़ा गांव है वहां पर दोस्तों इनका जन्म होता है। चलो, और ओझा के गुरु का नाम क्या नाम था? कविराज श्यामल दास दोस्तों, कविराज श्यामल दास इनके गुरु का नाम, ठीक है। और यही इसके लेखक है दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के पुस्तक के, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी ने दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न था, जल्दी से लिख लीजिए। प्रत्येक जानकारी है ना दोस्तों, वो बेसिक से यही तो होती है। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर टिक करा के आगे चले जाता दोस्तों, तो क्या मतलब है? वो पढ़ाना थोड़ी होता है। थोड़ा दोस्तों जुकाम हो रखा है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा। अगला प्रश्न, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? 1459, 1539, 1488, 1388। जो राव बीका थे उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना दोस्तों पूछी जाए तो कब की थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना 1488 के अंदर। राव बीका जो वर्तमान में बीकानेर है दोस्तों, इसकी जो अपने रियासत के संस्थापक थे राव बीका, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस बीकानेर की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर राजपूतों का जो राठौड़ राजवंश था उनका शासन रहा है दोस्तों। और बीकानेर के अंदर एक किला है जूनागढ़, ये भी बीका ने बनाया था दोस्तों, बीका की टोकरी के नाम से जाना जाता था 1478 ईस्वी के अंदर दोस्तों, ठीक है। और बीका कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। और आप बीका की 1504 के अंदर मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और अपने बीकानेर का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो जांगल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। और उसके बाद आपके महाराणा कर्ण सिंह का नाम सुना होगा दोस्तों, उन्होंने कर्ण महल का निर्माण कराया था आपने कहाँ पर? बीकानेर के अंदर ही, याद है क्या? अरे बताओ। और उसका जीर्णोद्धार महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और सूरत सिंह दोस्तों शासन में अंग्रेजों के शासन में आ गया था। सूरत सिंह शासनकाल के अंदर अंग्रेजों के शासनकाल था, तब 1818 के अंदर सूरत सिंह का अधिकार था दोस्तों बीकानेर के अंदर।
और अभी दोस्तों इसके अंदर अलग-अलग 2000 अपने अभी 24 के अंदर दोस्तों अलग-अलग बीकानेर के अलग-अलग विभाजन किए गए हैं आपके। अलग-अलग तहसीलें दोस्तों बीकानेर हो गई, बीकानेर उत्तर हो गई, नोखा हो गई, लूणकरनसर हो गई दोस्तों, खाजवाल हो गई, डूंगरगढ़ हो गई, पंच हो गई, ये ब्लॉक है दोस्तों आधे। ठीक है, ये ज़्यादातर तहसील ये नहीं पूछता लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दे दी आपको। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा। जो लसाड़िया का पठार, बताओ। तो लसाड़िया का पठार से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें, आबू का पठार चर्चा करेंगे तो सभी पर करेंगे। आबू का पठार सिरोही के अंदर है। बोराट का पठार, बोराट का पठार कहां पर है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी के आंसर आनी चाहिए दोस्तों। बोराट के पठार उदयपुर। और आपका मेसा का पठार कहां पर है? मेसा का पठार है आपका चित्तौड़गढ़। और आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान का पठार या हाड़ौती का पठार दोस्तों, हाड़ौती का पठार, ये आपके कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ इन जिलों के अंदर है दोस्तों। अब आपके पास है ऑप्शन लसाड़िया का पठार, आपसे पूछा है तो लसाड़िया का पठार की दोस्तों आपकी औसत ऊंचाई पूछी जाए तो 360 से आपकी 620 मीटर है। और ये जो जय समंद झील है दोस्तों। अब जय समंद झील आप सभी को पता होना चाहिए कहां पर है। जय समंद झील के दोस्तों जो उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है दोस्तों, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और इसे उड़िया का पठार भी कहते हैं। लसाड़िया का पठार कोई दोस्तों उड़िया का पठार, सॉरी उड़िया का पठार अलग है ना, उड़िया का पठार तो सबसे ऊंचा है ना। हाँ, उड़िया सॉरी, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा जो गुरु शिखर के नीचे है ना। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी के आंसर आ रहे हैं। उदयपुर, वेरी गुड, उदयपुर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार स्थित है दोस्तों। चलो, उड़िया का पठार कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जिसकी दोस्तों 1360 मीटर ऊंचाई है उड़िया का पठार की। ठीक है, 1360 मीटर। ये है किस जिले में? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। देशांतरीय विस्तार पूछे तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का, और अक्षांशीय विस्तार कितना है ये आपको बेसिक जानकारी दोस्तों वैसे मैंने पहली क्लास के अंदर दी थी, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों। एक मिनट सॉरी दोस्तों। चलो, देशांतरीय विस्तार होता है दोस्तों अपना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों। ठीक है, और आपका अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण छोर से निकलती है। आप सभी को पता है राजस्थान का, ये मान लीजिए राजस्थान क्या कहते हैं इस प्रकार दोस्तों, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। वो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है दोस्तों, 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, दो ही जिलों से राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.40 मिलता है, कुछ जगह 41 मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 10.41% है दोस्तों भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, और राजस्थान अपने उत्तर के अंदर स्थित है क्या भारत के अंदर? उत्तर पश्चिम। ठीक है, और अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में राजस्थान है, पहले थे दोस्तों अपना अपना कौन सा? मध्य प्रदेश। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है अपना राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक है आपका पंजाब, एक हरियाणा, एक यूपी, एमपी और गुजरात, बस। ठीक है,
सर्वाधिक आपके एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। चलो, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। ये भी नहीं, 3,62,000 है ना, हाँ 3,42,000 दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। कई बार दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े देते हैं, आप गलती से कर देते हो, ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। चलो लिख लिया क्या? बहुत बढ़िया। गुजरात आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है राजस्थान के ना। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और एकदम उत्तर में पूछा जाए तो पंजाब है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है दोस्तों? नाक, कमर, हाथ, गला। जो खुंगाली आभूषण है दोस्तों, यार किस जगह पर पहना जाता है बताइए। तो दोस्तों सिर पर पहने जाने वाले आभूषण सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं। कौन से पर? सिर पर पहने जाने वाले आभूषण। कमेंट करो कौन कौन से आभूषण है जल्दी से। सिर पर एक तो बोर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे ना। एक तो बोर पहना जाता है, एक शीश फूल, एक हो गया टिक्का, एक होगी सरमांग। ये तो हो गई सिर के। कान के आभूषण दोस्तों आप नोट करिए, कान के। कान के एक तो है बेदला, एक है आपका झुमका, और दोस्तों एक है कर्ण फूल। एक शीश फूल तो आपका सिर का हो जाएगा, कर्ण फूल दोस्तों आपका कान का हो जाएगा, और एक कुड़का, एक कुंडल, अने बीच में लगा लेना दोस्तों, ठीक है, कुंडल। एक हो जाएगा नसबी, ये आपने नाम पहली बार सुना होगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका बताइए? उसके बाद गले के आभूषण। जो गले के आभूषण है दोस्तों वो नोट करिए। गले के एक तो हो जाएगा बदला, और बदला के बाद गलपट्टी, और गलपट्टी के बाद हार, हंसली, कंठी, खुंगाली, बस। उसके बाद आप लिखो दोस्तों अगला, हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण दोस्तों आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपकी कांचली, एक बाजूबंद, एक हो जाएगा चूड़ा, एक हो जाएगा कंगन पोल, और दोस्तों कटारिया, और मंगली, ये इनके। उसके बाद अंगुली बची है आपकी, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा एकदम, मैं इसको लिखवा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। अंगुली, अंगुली के अंदर कौन कौन से पहने जाते हैं दोस्तों सर्वप्रथम बताइए। अंगुली के अंदर आपके एक तो पहना जाता है दोस्तों आपका रस्सी, एक हो जाएगा आपका हथफूल, बस। ये आभूषण दोस्तों। और आपसे कौन सा पूछा है? आपसे यही तो पूछा है, खुंगाली आभूषण। तो खुंगाली दोस्तों ये रहा आपका गले का आभूषण है, तो गला, बस। इतना इजी प्रश्न था, फिर भी आप कंफ्यूज हुए तो दोस्तों गलती आपकी है, ठीक है। लिख लो आराम से, जल्दबाजी नहीं करना दोस्तों, कोई चीज गलत मत लिख लेना दोस्तों। मैंने बताया सिर के आभूषण आपके बोर हो गया, शीश फूल हो गया, टिक्का हो गया,
सरमांग हो गई, कान के बेदला, झुमका, कर्णफूल, कुड़का, कुंडल, नसबी, गले का बदला, गलपट्टी, हार, हंसली, कंठी, खुंगाली, हाथ की कचली और बाजूबंद, चूड़ा, कंगन, पोल, कटारिया अपने और आपका मंगली, अंगूठे का अरसी और हथफूल दोस्तों ये हो जाएंगे। और कंगाली आभूषण आपके गले का हो जाएगा। हाथ के बता दिए आपको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। राजस्थान के किस नदी को स्थानीय बोली में वनों की आशा कहा जाता है दोस्तों? वनों की आशा। जल्दी से बताइए। वनों की आशा कहा जाता है दोस्तों, उसे बनास नदी को कहते हैं। ठीक है, चलो। और दोस्तों ये चंबल नदी में प्रवेश करती है बाद में, चंबल नदी के अंदर ये प्रवेश कर जाती है बाद में दोस्तों राजस्थान से, और फिर आगे जाके गंगा नदी के अंदर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है ना। और इसकी सहायक नदियां दोस्तों दाएं किनारे से पूछे तो दोस्तों एक तो बैराज और एक मैनाली, दो ही है, बैराज और मैनाली, ये दो ही नदी है जो आपके दाएं से आपके शामिल होती है। और आपकी बाएं से शामिल होने वाली दोस्तों आपकी एक कोठारी, एक हो जाएगा खारी, एक हो जाएगा डाई, एक हो जाएगा सोहदरा नदी, और एक हो जाएगी मोरेल, एक हो जाएगी काली सिंध। ये सारी की सारी अपनी बाएं से शामिल होती है। ठीक है। और आपकी बनास के लगभग दोस्तों 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। चलो। और इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ वन की आशा यानी जंगल की आशा के नाम से इसे जाना जाता है, जंगल की आशा या वनों की आशा, तो वो बनास नदी है दोस्तों। ठीक है। माही नदी की चर्चा करें तो दोस्तों ये आपके पश्चिम भारत की एकमात्र नदी है, पश्चिम भारत की। और राजस्थान में यह मध्य प्रदेश से शुरू होती है, और राजस्थान में दोस्तों वागड़ क्षेत्र से होकर गुजर जाती है, राजस्थान का जो वागड़ क्षेत्र है वहां से। चंबल नदी ये आपकी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। और इसका दोस्तों अपना चंबल नदी का मूल नाम दोस्तों इसका चरमवती है, चरमवती, ये भी आपको याद रखना है। और गंभीर, एक गंभीरी और एक गंभीर दोनों अलग अलग है दोस्तों। ये इसकी सहायक नदियां दोस्तों एक तो बाणगंगा, एक हो जाएगी सेसा, एक हो जाएगी खेर, एक हो जाएगी पार्वती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। किस मंदिर को बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? गलताजी, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर, बताइए। चलो इस प्रश्न का किस किस को राइट आंसर आ रहा है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। किस मंदिर को बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है? जो बंदर घाटी है उसके नाम से जाने जाने वाला दोस्तों कौन सा स्थान है? किस मंदिर को? जल्दी से बताइए। जयगढ़। बताओ किसकी पहाड़, किस कौन सी पहाड़ी पर है? चील के टीले पर। तो चील के टीले के ऊपर दोस्तों ये स्थित है आपका। ठीक है, एक बार थोड़ा सा लाइट गई है दोस्तों, थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए। चलो चील के टीले पर, चलो इस पर स्थित है। और आमेर की रक्षा के लिए इसका निर्माण किया करवाया गया था। आमेर की जो रक्षा है ना इसके लिए इसका निर्माण करवाया गया था। के लिए निर्माण कब करवाया गया था दोस्तों? 1726 के अंदर। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। कौन सा सिंह? जय सिंह, इनके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। नाहरगढ़ किला जयपुर के अंदर है, अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित दोस्तों।
और बाघों का निवास या बाघों की शरण स्थली दोस्तों इसी दुर्ग को कहते हैं। बाघों का निवास स्थल इसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और इसका मूल रूप से दोस्तों इसका नाम दोस्तों क्या है? सुदर्शनगढ़ है। उपनाम या सुदर्शनगढ़ के नाम से भी कई बार पूछ लेते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है सुदर्शनगढ़। आमेर, बताओ इसका निर्माण जो मीणाओं के चंद वंश के संस्थापक थे एलन सी, उनके द्वारा दोस्तों करवाया गया था। मीणाओं के संस्थापक है ये, मीणा के संस्थापक, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था आमेर के किले का दोस्तों। और बंदर घाटी के नाम से जाने जाने वाला कौन सा है दोस्तों? आपका गलता जी। और जो कहां पर है? जयपुर से 210 किलोमीटर साइड के अंदर है। और हिंदू तीर्थ स्थल है दोस्तों। इसके अंदर इस स्थान में कोई मंदिर भी नहीं है, केवल ये घाटियां वगैरह हैं दोस्तों। इसके इसके स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं है। चलो, ये चीजें आपने लिख ली है क्या? जल्दी से आप नोट डाउन करिए दोस्तों, अपने जिन्होंने नहीं लिखी और लिख लिया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा। चलो, किस किस ने राइट आंसर दे रहे हो और कौन कौन गलत दे रहा है, तो आप लास्ट में जरूर बताना कि सर हमारे इतने सही हो रहे हैं 30 में से। अगला प्रश्न, संस्कृत में अरावली शब्द का अर्थ है पृथ्वी की रेखा, मिट्टी की रेखा, पहाड़ की रेखा या चोटियों की रेखा? संस्कृत के अंदर पूछा जाए तो दोस्तों 550 किलोमीटर कुल लंबाई है अरावली की। ये आप सभी को पता है। वैसे कुल 670 है दोस्तों, लेकिन राजस्थान में 550। और उसकी ऊंची चोटी है दोस्तों गुरु शिखर, कितनी? 1722। और उस मंदिर को शामिल करें तो 1727। ठीक है। और अरावली की दोस्तों जो अरा प्लस अवली शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। और यही आपका राइट है बस। इसका अर्थ होता है, संस्कृत शब्द में अरावली शब्द का अर्थ होता है चोटियों की रेखा। चलो, ये आपकी अपना कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? खेड़बर्मा, जो गुजरात से, सॉरी, झुंझुनू से और खेतड़ी झुंझुनू तक। और खेड़बर्मा कहाँ पर है? सिरोही से शुरू होती है ना। चलो, राजस्थान नहर भारत की सबसे बड़ी नहरों में से एक है, जिसे एक नाम दिया गया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहर नेहरू या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? वह आपकी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। इसका पहले नाम था राजस्थान नहर। राजस्थान नहर। इसका नाम परिवर्तन किया गया था 2 नवंबर 1984 को दोस्तों। और इसकी कुल लंबाई है 694 किलोमीटर दोस्तों। 694 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है, यह भी आपको याद रखना है। जिसमें से दोस्तों 492 किलोमीटर तो राजस्थान में है, और आपकी 167 किलोमीटर आपकी हरियाणा के अंदर है, पंजाब और हरियाणा के साथ दोस्तों। और इस पर दोस्तों आपकी सतलज नदी के जो हरिके बैराज है, वहां से दोस्तों इसकी पानी की आपूर्ति की जाती है, हरिके बैराज से जो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। चलो, अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व एक विरासत स्थल के रूप में सूची में शामिल किया गया था? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व दोस्तों, या आपका मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा शामिल किया गया था? 2013 के अंदर कितने स्थल शामिल किए गए थे? एक तो आमेर किया गया था, एक किया गया था रणथंभौर का किला, रणथंभौर किला दोस्तों। एक किया गया था कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ किला। एक किया गया सोनार किला। एक किया गया तो सोनार के बाद चित्तौड़गढ़ का किला, किला। उसके बाद एक किया गया था गागरोन किला। ठीक है, ये किले शामिल किए गए थे इसके अंदर। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट लगाकर याद रखना है। आमेर का किला राजा मानसिंह के द्वारा दोस्तों बनाया गया था।
और ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चलो, ये 6 स्थान तो 2013 के अंदर शामिल किए। गाजर चीकू आम वाली ट्रिक से दोस्तों याद कर सकते हो इनको। ठीक है। और दोस्तों 1985 के अंदर जो शामिल किया गया था, उस टाइम दोस्तों आपके कौन सा स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इसके अंदर शामिल किया गया था। झाली रानी का महलिया महल किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ किला, सोनार किला या चित्तौड़गढ़ का किला? सोनार किला कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर, सभी को पता होना चाहिए। 2013 के अंदर इसे दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। रणथंभौर के किले को भी 2013 के अंदर अपने विरासत सूची के अंदर शामिल कर लिया था दोस्तों। और चित्तौड़गढ़ को भी शामिल किया था 2013 के अंदर दोस्तों। कोम्बलगढ़ इसे भी शामिल किया था जो 2013 के अंदर दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले को दोस्तों राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान के गौरव के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों। ठीक है। और आपका जो आपका झाली रानी का महलिया या महलिया महल किस दुर्ग में है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका कुंभलगढ़ किला इसके अंदर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर आपके महाराणा प्रताप का जन्म होता है दोस्तों। याद होना चाहिए दोस्तों आपको। अगला प्रश्न दोस्तों आपका स्क्रीन पर, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, नागौर का किला या चित्तौड़गढ़ का किला? जल्दी से बताइए, जो वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? बताओ बताओ जल्दी से आप राइट आंसर। वह है आपके नागौर किला। नागौर किले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। इस किले को अहिर छतरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अहिर छतरपुर गढ़, गढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जानते हैं। ठीक है। इसके एक तो पोल है सिरहा पोल, एक है कचेरी पोल, मुख्य द्वार है। चलो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक महिला और पुरुष की साक्षरता वाले जिले कौन से दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, महिला साक्षरता वाले जिले। कोटा, आपके कोटा और झुंझुनू, जयपुर, जयपुर झुंझुनू और आपका कोटा और जैसलमेर। बताओ जल्दी से। राजस्थान में कुल जनसंख्या दोस्तों 6.85 करोड़ जनसंख्या थी आपकी। और कई बार एग्जैक्ट पूछ लेता है तो 6 करोड़ 85 लाख दोस्तों 48,437 जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों। जिसमें से पुरुषों की संख्या थी 3.55 करोड़, और वैसे लिखा जाए तो 3 करोड़ 55 लाख और 50,997। और जिसमें से ये तो आपके मेल हो जाएंगे, और फीमेल पूछी जाए तो दोस्तों आपके 3 करोड़ 29 लाख 97,440 दोस्तों आपकी ये हो जाएंगी फीमेल। और सर्वाधिक जनसंख्या आपकी जयपुर में थी, सर्वाधिक। और न्यूनतम जनसंख्या या कम दोस्तों कहां पर थी? जैसलमेर के अंदर। 500 से प्लस घनत्व इसका था जनघनत्व, और 200 से कम इसका था। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला दोस्तों आपसे पूछा जाए तो कोटा, कोटा। और न्यूनतम साक्षरता या सबसे कम साक्षरता पूछी जाए तो जालोर। ठीक है। कुल साक्षरता थी 66.1%। 66 एक बार अलग स्लाइड ले लेता हूं दोस्तों। 66.1% तो कुल साक्षरता थी दोस्तों। ठीक है। जिसमें से सर्वाधिक दोस्तों किसकी थी? मैंने लिखवा दिया, वैसे आप दोबारा लिखवा देता हूं, कोटा।
और कम किसकी थी? जालोर की। ठीक है। कुल महिला साक्षरता पूछी जाए तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कुल फीमेल साक्षरता वो कितनी थी दोस्तों? कुल फीमेल साक्षरता आपकी 52.1 और कुल मेल साक्षरता, पुरुष साक्षरता कितनी थी दोस्तों? ये आपको याद होना चाहिए 79.2। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला सर्वाधिक कोटा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला था जैसलमेर और सिरोही। कम किसकी थी? जैसलमेर व सिरोही की, महिला के अंदर तो। और पुरुषों के अंदर सर्वाधिक किसकी थी दोस्तों? आपको याद होना चाहिए सर्वाधिक, सर्वाधिक थी आपकी झुंझुनू की महिला की, तो सॉरी पुरुषों के अंदर तो। और कम किसकी थी? कम आपकी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। यानी पुरुषों की साक्षरता दोस्तों कम बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और सर्वाधिक झुंझुनू। और महिला की साक्षरता 52.1% जो सर्वाधिक कोटा के अंदर, कम जैसलमेर और सिरोही। और कुल साक्षरता 66.1 जो कुल सर्वाधिक कोटा और कम जालोर की थी। अब आपसे ऑप्शन में क्या पूछा, सारी चीजें बता दी है। 2011 के अनुसार दोस्तों सर्वाधिक महिला और पुरुषों की साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक महिला दोस्तों कोटा। ठीक है, पहले महिला है तो कोटा दोस्तों लिखो आप। उसके बाद आपको मैंने बताया था पुरुषों की साक्षरता किसकी है, जो दोनों की लिखवाया था दोस्तों, अगली स्लाइड पर देखो, ये रहा कोटा और झुंझुनू, पुरुषों की और महिला की दोस्तों। कोटा झुंझुनू, बस ये हो जाएगा। झुंझुनू कोटा आगे पीछे मत कर देना, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कुछ स्टूडेंट को दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है? विखंडन, पुनर्जनन, वानस्पतिक जनन या लैंगिक जनन दोस्तों, क्या कहा जाता है? विखंडन क्या होता है? जिसके अंदर दोस्तों एक प्रकार का एक अलिंग जनन होता है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों एक तो एकल कोशिका होती है जो कोशिका को अलग अलग रूप में विभाजित करती है दोस्तों, कोशिका को विभाजित करना। क्या दिक्कत है? हैंग क्यों हो रहा है बीच में? कोशिका को विभाजित करना। ठीक है। पुनर्जनन, इसमें क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का एक अलैंगिक प्रजनन है ये भी। इसके अंदर दोस्तों अपने अपने खोए हुए हिस्से को फिर से विकसित के लिए दोस्तों एक अपना जो साधारण जीवन की क्षमता बढ़ाना दोस्तों, ये पुनर्जनन हो गया। और आपका लैंगिक जनन दोस्तों किस प्रकार का होता है? जिसके अंदर दोस्तों दो अलग अलग जो मूल कोशिका है उनको एक ही जीन के अंदर नए अपने व्यक्ति का निर्माण करने के लिए दोस्तों एक जो आपके एक साथ आते हैं दोस्तों, वो आपका आपका लैंगिक जनन हो गया। और वनस्पतिक जनन आपका इसका संबंध हो जाएगा, जिसमें दोस्तों एक जैसे पौधे तो जिसमें एक पौधे के शरीर का दोस्तों एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, इस प्रकार का होता है वनस्पति जनन दोस्तों। चलो अगला प्रश्न, एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ प्राइलम जिसमें कीट शामिल है दोस्तों, एनिलिडा, कॉर्डेटा, ऑर्थोफ्रोडा या प्रिहेलेमनिथीज दोस्तों? एनिलिडा, इसके अंदर कौन से प्राणी शामिल होते हैं दोस्तों? इसके अंदर तो एक तो होता है केचुआ और एक होता है जोंक। कोर डेटा, कोर डेटा के अंदर आपको मछली, आपके हो गए पक्षी, सरीसृप, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर दोस्तों आपकी कीट, मकड़ी, ये शामिल होते हैं। और प्ले अपना प्लेटी जो हेलिमिनेथीज है, इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक तो टेप वर्म और एक शामिल होता है दोस्तों फ्लैट वर्म। ठीक है, ये शामिल होते हैं बस। अब देख लो आपके पास में कौन सा पूछा है, कीट का पूछा है तो कीट का आर्थ्रोपोडा हो जाएगा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। बस इतना इजी प्रश्न था, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। एनिलिडा, केचुआ, जोक, कोर्डेटा मछली, पक्षी, सरीसृप के लिए जो आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज है दोस्तों, टेपवर्म है फ्लैटवर्म के लिए, आर्थ्रोपोडा कीट और मकड़ी के लिए दोस्तों।
अब दोस्तों अगला प्रश्न मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। वह छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 14, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचता है दोस्तों? बताओ। इसके लिए कुछ मत करो दोस्तों आप। 14 का दोस्तों 14 के अंदर कौन-कौन संख्या से विभाजित होता है? 2 से होता है और 7 से होता है दोस्तों। और किसी से होता है कि आप कहोगे सर नहीं होता। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात। 18 का भी जिस प्रकार एलसीएम लेते हो वो एलसीएम ले लो इन सभी का दोस्तों। 18 का 18 किससे किससे विभाजित होता है? 101 एक बार 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा दोस्तों। ठीक है? 36 36 किससे विभाजित होता है? 2 से होगा, फिर 2 से होगा दोस्तों। 2 से किया 18, 2 से किया 9, 18 से को 2 से फिर किया 9, फिर 3 को 3 से। अब देख लो बहुत ईज़ी प्रश्न हो चुका है। अब आप देख लो 2 की सर्वाधिक घात यानी आप लघुत्तम समावर्तक निकालो 2 तो 2 आ जाएगा 2 कॉमन दोस्तों 2 की स्क्वायर हो जाएगी इंटू 3 की स्क्वायर। ठीक है? 2 का 2 जोड़ा बन चुका है। 1 अकेला ही बचा 7 तो इंटू 7। अब दोस्तों इनको गुणा कर लो। 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 इंटू 7। 9 चौक 36, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 6 इंटू 7 42 और आपके 7 तिरी 21 और 4 आपके 25, 252 आते हैं। तो 252 आता है दोस्तों आपके पास। आपको पूछा एक शेषफल बचता है तो प्लस 1 कर दो 253 आ जाएगा राइट आंसर बस आपका ये रहा। पहले इनका एलसीएम ले लो। अब मैंने इस प्रकार एलसीएम लिया, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर इस प्रकार क्यों लिया? कुछ तो कहेंगे, कुछ तो अपवाद स्वरूप होते हैं दोस्तों, तो आपको बता देता हूँ। 1 मिनट आपको थोड़ा-सा मैं नई स्लाइड लेके आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। संख्याएँ कौन-कौन सी थी आपकी? 14, 18, 27 लो इनका एलसीएम दोस्तों। 2 का गया 7 बार, 9 बार, 27 थी 36 थी ना एक संख्या हाँ 36 सॉरी 1 मिनट दोस्तों संख्या गलत लिख दिया ना। आप बताया करो कमेंट बॉक्स के अंदर सर गलत लिख दिया। 36 36 को किया 18 फिर 2 से किया तो दोस्तों 7 9 9 फिर 3 से किया 7 3 3 फिर 3 से किया तो 7 1 1 फिर 7 से किया तो 1 1 1 दोस्तों। ये देखो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12 12 3 इंटू 36 36 इंटू 7 36 इंटू 7 हमने किया था 252 आ रहा है और दोस्तों शेषफल एक ही तो बच रहा है। शेषफल एक जोड़ दो बस। ठीक है? आपका 253 हो जाएगा बस। इतना ईज़ी प्रश्न कहीं पर मिल जाए तो बता देना कि सर और गलत हो गया ना तो फिर सोच लेना। ये प्रश्न एग्ज़ाम में छपता है, लेकिन मेथड नहीं पता कुछ स्टूडेंट को तो बस इस तरह से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं 14 किस में देते हैं, 1 बचा या नहीं बचा, फिर इससे देते हैं, फिर इससे देते हैं। कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। टाइम हमेशा मत तोड़ो। ट्रिकी चीज़ों को देखो दोस्तों, मेथड को पकड़ो आप। प्रियदर्शनी में 4.8 जो किलोग्राम दोस्तों बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी दोस्तों काजू को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में बराबर-बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए गए तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों बताओ? बताओ जल्दी से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्या नहीं करना दोस्तों बताओ आप जल्दी से। अब देखो, क्या अब इनको ये ग्राम में दे रखा है तो इसको आपको इससे अच्छा इसको भी ग्राम में बदलो। 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 तो 4.8 में कितने होंगे? 4800 ग्राम। ठीक है। इसमें 2500 तो 2500 और जोड़ दो। मिश्रण बनता है तो सभी को जोड़ा जाता है। 3.5 किलो में कितने ग्राम? 3500। इनको जोड़ लो दोस्तों। 0 0 8 5 13 8 5 13 5 18 और 4 2 6 3 9 1 10 10.800 ग्राम आ चुका है दोस्तों। 10,800 ग्राम दोस्तों ये आ चुका है। ठीक है। अब आपको पूछा 3 दर्जन, दर्जन में 1 दर्जन में कितने पैकेट होते हैं? 12 12 इंटू 3 कर लो 36 तो 10,800 में 36 का भाग दो दोस्तों। 36 इंटू 3 बार गया, एक में आया 300 ग्राम बस। इतना इजी प्रश्न आपको एक पैकेट में पूछा, एक दर्जन में नहीं पूछा, पैकेट के अंदर पूछा तो आपको 300 ग्राम कर देना। काटना दोस्तों 36 का 3 बार जा रहा है, 36 इंटू 3 108 ही होता है।
और 2 जीरो आगे लिख दो सीधे। ठीक है, लिख लो इस प्रश्न को। और आप इसको दोस्तों फिर ग्राम में, आप जो ऑप्शन में ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम में होता तो इनको किलोग्राम में बांट लेते दोस्तों। और अगर यहाँ से आप किलोग्राम में बांटोगे तो फिर ग्राम में बदलना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा आप पहले ही ग्राम में बदल लो, पहले ऑप्शन देख लिया करो कि ग्राम में पूछा है या किलोग्राम के अंदर पूछा है। लिख लो जल्दी से दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वयस्क बकरी के लिए दोस्तों आवश्यक प्रस्थान दोस्तों, क्या दिक्कत है बीच में, बताओ दोस्तों। वयस्क बकरी के लिए दोस्तों कौन सी प्रश्न आगे पीछे हो गया क्या दोस्तों, एक मिनट रुको। चलो थोड़ा सा दोस्तों बीच में हैंग वगैरह हो रहा है क्या, क्या दिक्कत है। सॉफ्टवेयर दोस्तों पूरा हैंग हो गया है, क्या दिक्कत है। चलो अब वापस प्रॉपर काम कर रहा है क्या। चलो, वयस्क बकरी के लिए दोस्तों आवश्यक फ्रेश स्थान दोस्तों कितना होना चाहिए, जल्दी से बताइए। वयस्क बकरी के लिए दोस्तों सर्वप्रथम ये पूछा जाए तो वयस्क बकरी के लिए दोस्तों 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, गर्भवती हरिणी या हिरण, गर्भवती हरिणी, हरिणी, इसका दोस्तों कितना होना चाहिए, 2 वर्ग मीटर। और आपके 6 महीने से, 6 मंथ से 1 वर्ष दोस्तों, 6 मंथ है दोस्तों, 6 महीने, 1 वर्ष के बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर। और आपके 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए दोस्तों आपका 0.7 से 0.9 मीटर, वर्ग मीटर दोस्तों। ठीक है, और आप वयस्क बकरी का पूछा तो 1.25। निम्नलिखित में से कौन सी सुअर की नस्लें हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। सुअर का वैज्ञानिक नाम पता है क्या किसी को, सुस स्क्रोपा, सुस स्क्रोपा डोमेस्टिक्स, डोमेस्टिक्स। ठीक, और इनके अलग अलग नस्लें हैं दोस्तों, एक तो मिडिल वाइट, वाइट, एक हो जाएगी लार्ज वाइट, एक हो जाएगी लेड्रेस, और एक हो जाएगी ब्रक्सयार, और एक हो जाएगी हिम्पशायर दोस्तों, हिम्पशायर, और एक हो जाएगी दोस्तों टेमवर्थ। चलो, ये आदि नस्ल दोस्तों आपकी सुअर की है, सुअर उपरोक्त सभी। गाय में लगातार 2 ब्यावत के बीच में कितना अंतराल होना आवश्यक है दोस्तों। पहली बार अगर गाय ब्याती है तो दोस्तों उसको 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, 3 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए, 3 वर्ष से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 क्रमिक अवधि के बीच में दोस्तों कम से कम 12 से 15 महीने का अंतराल आवश्यक होना चाहिए, 12 से 15 महीने, बस ये रहा। आमतौर पर कान पर निशान लगाने पर अनुसरण किया जाता है, सुअर हो जाती है बकरा संबंधी अस्वस्थ, सुअर की पहचान के लिए। अगला प्रश्न, भैंस के मुर्रा और सुरती नस्लों के संकरण करके निम्नलिखित में से किस नस्ल को विकसित किया गया है दोस्तों, मेहसाणा, जाफराबादी, गोदावरी, या दोस्तों आपकी हो जाएगी भदावरी। आपकी मुर्रा नस्ल और सुरती नस्ल ये कहाँ की, गुजरात की।
और इनके अंदर 5.2 से लेकर 9.5% वसा होती है दोस्तों। ठीक है। और औसत दूध की वसा के साथ दोस्तों उस दूध की उपज होती है 19.88, यानी 19.88 ग्राम यानी 19 किलो 800 ग्राम के आसपास दोस्तों दूध होता है। और ये होती है भैंसाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूध दूहने के दौरान मनुष्य में फैल जाता है दोस्तों? कौन सा रोग? वो आपका चेचक। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी नस्ल है दोस्तों? बाहरी नस्ल आपसे पूछी जाए तो कौन सी है? जाफराबादी दोस्तों। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कालाहांडी भैंस की नस्ल का केंद्र है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा। उड़ीसा। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मोटे सींग, चौड़ा तरासा हुआ माथा और छोटा चेहरा किसकी विशेषता है? गिर, काकरेज, नागौरी, हरियाणा। वो होती है काकरेज। ये कहाँ की है दोस्तों? गुजरात की। गुजरात के अंदर कहाँ से? बनासकांठा जिले से। बनासकांठा जिले से दोस्तों ताल्लुक रखती है ये। और इनका दोस्तों 18 kg के आसपास दोस्तों इस नस्ल के दूध होता है दोस्तों। ठीक है। चेहरा कैसा होता है दोस्तों? चेहरा छोटा होता है इसका। और माथा चौड़ा, जो बीच से थोड़ा होता है दोस्तों। चलो, ये थी दोस्तों आज की क्लास। अच्छी लगे तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और कोई भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, उन नंबर पर मैसेज करके बता देना कि सर हमें इस प्रश्न पे डाउट है, ये चीज़ आप दोबारा समझाइए, तो मैं समझा दूंगा दोस्तों, इसीलिए हम बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं और ऐप के अंदर देख रहे हैं तो अपनी रिव्यू जरूर देखेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।